संविधान निर्माता के तौर पर प्रसिद्ध डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर इन दिनों संसद में जैसा ढिशुम ढिशुम चल रहा है, उसमें ये सवाल जरूर उठता है कि बीजेपी जो आरोप लगा रही है, उन आरोपों की सच्चाई क्या है। और कांग्रेस जो डॉक्टर अंबेडकर की खास समर्थक होने का तमगा हासिल करने की कोशिश कर रही है, उसने डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ क्या उसी तरह का व्यवहार किया जैसा बीजेपी आरोप लगाती है, या सच्चाई कुछ और है। इसके लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। और इतिहास ये कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर जब भारत आए बैरिस्ट्री करके, तो उन्होंने पहला आंदोलन 1927 में महाड़ आंदोलन के तौर पर किया था। इसमें एक तालाब से दलितों को पानी पीने जैसे छोटे से अधिकार के लिए यह आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन के बाद ही डॉक्टर अंबेडकर दलित चेतना के संवाहक बने और देश के दलितों के एकमात्र लीडर होने का दावा भी उनका मजबूत हो गया। इस पूरे मामले में पहला मोड़ तब आया जब अंग्रेजों ने 1931 में द्विस्तरीय निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा से पहले दलितों के लिए अलग से 71 सीटें केंद्रीय विधानमंडल में आरक्षित कर दी गई। आरक्षण की ये कोशिश दलितों को भारत का एक और हिस्सा बनाने के षड्यंत्र से जुड़ी थी, क्योंकि भारत में आज भी उस समय के दलितों की परिभाषा देखी जाए तो आज भी 80% से ज्यादा दलित हैं। और अगर 80% के आसपास दलितों के लिए 71 सीटें अलग से आरक्षित कर जाती, तो दलितों के लिए अलग देश की मांग भी उठ खड़ी होती। दूरदर्शी महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की इस चाल को पहचान लिया और उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से 14 अगस्त 1931 को मुंबई के मणि भवन में पहली बैठक की। बैठक में हुई ये मुलाकात काफी दिलचस्प थी। आम्बेडकर ने उस समय ये आरोप लगाया कि कांग्रेस की दलितों के प्रति सहानुभूति औपचारिकता भर है। महात्मा गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर को इस मामले पर शांत करने की कोशिश की और उन्हें मातृभूमि के संघर्ष में एक महान देशभक्त बताया। अब जिन दलितों को बीजेपी और आरएसएस अपनी सिर आंखों पर बिठाना चाहता है, उनके हालात के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अगस्त 1931 को महात्मा गांधी से जो कहा, यह इतिहास में दर्ज है। उन्होंने जवाब दिया कि गांधी जी, मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। कोई भी स्वाभिमानी अछूत इस भूमि पर गर्व नहीं कर सकता जहां उसके साथ बिल्लियों और कुत्तों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। दोनों के बीच इस बातचीत का जिक्र हाल ही लिखी गई शशि थरूर की किताब अंबेडकर लाइफ में भी मिलता है। असल में ये बैठक हुई थी केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए अलग से 71 सीटें आरक्षित करने पर। गांधी जी को इन निर्वाचन क्षेत्रों में दलित उम्मीदवार और केवल दलितों को ही वोट देने के अधिकार का प्रावधान कतई पसंद नहीं आया और उन्होंने सितंबर 1932 में पुणे की यरवदा जेल में अपना अनशन शुरू कर दिया। इससे देश में तनाव का माहौल बन गया। तब अंबेडकर ने यह कहा कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, लेकिन गांधी जी को कोई नया प्रस्ताव लेकर आना चाहिए। 22 सितंबर को अंबेडकर गांधी से मिलने यरवदा जेल गए। अंबेडकर ने गांधी पर आरोप लगाया कि आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। इस पर गांधी ने यह कहा कि आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं। गांधी के इतना कहते ही अंबेडकर नरम पड़ गए और इसके बाद जो पूना पैक्ट हुआ, वो पूना पैक्ट आज के भारत की सबसे मजबूत नींव है। अंदाजा लगाइए कि अंग्रेजों की चाल से अगर
सिर्फ दलित निर्वाचन क्षेत्र और वहां सिर्फ दलितों को वोट देने का अधिकार होता, तो भारत का नक्शा और भारत की स्थिति क्या होती, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। इस पूरा पैक्ट में स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्रों की जगह, यानी दलितों के वोट के लिए दलित उम्मीदवार की जगह, आरक्षित सीटों का जो प्रस्ताव बना, उसमें 24 सितंबर 1932 को अछूतों के लिए 147 से ज्यादा आरक्षित सीट के साथ पूरा पैक्ट समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये जो 147 से ज्यादा सीटें दलितों के लिए आरक्षित की गई थी, इनमें सभी जातियों को दलित उम्मीदवारों के लिए वोट डालना था, और वही व्यवस्था आज भी आरक्षित क्षेत्रों में चली आ रही है। और वैसे तो जो विश्लेषक हैं वो कहते हैं कि पूरा पैक्ट के बाद अंबेडकर और कांग्रेस के बीच की गहरी खाई और चौड़ी हो गई। अंबेडकर का मानना था कि गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने दलितों के अधिकारों से समझौता किया है, जिसके कारण उन्होंने खुद को पार्टी से दूर कर लिया। और वे 1942 से 1946 तक, जब स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था, तब वायसराय की काउंसिल में श्रम मंत्री बन गए। जुलाई 1946 में अंबेडकर बंगाल से संविधान सभा के सदस्य बने। विभाजन के बाद अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र आज के बांग्लादेश में चला गया। तब अंबेडकर के सामने संविधान में सभा में पहुंचने की चुनौती खड़ी हो गई। इतिहास बताता है कि बाबा साहेब दोबारा संविधान सभा में महात्मा गांधी की इच्छा से गए थे। इतिहास की किताबें कहती हैं कांग्रेस और बाबा साहब के बीच मतभेद जग जाहिर थे, फिर भी गांधी चाहते थे कि अंबेडकर संविधान सभा में रहे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल को बुलाया और कहा कि मुझे हर हाल में अंबेडकर संविधान सभा में चाहिए। दोनों ने फिर अंबेडकर को खत लिखे और अंबेडकर को मुंबई प्रांत से संविधान सभा में चुनकर भेजा गया। इसके बाद ही डॉक्टर बी आर अंबेडकर संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष बन पाए थे। जहां तक हिंदू कोड बिल और अंबेडकर के इस्तीफा का सवाल है, तो भारत को आजादी तो मिल गई, लेकिन बहुसंख्यक हिंदू समाज में पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार नहीं थे। पुरुष एक से ज्यादा शादी कर सकते थे, लेकिन विधवा महिला दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। विधवाओं को संपत्ति से ही वंचित रखा जाता था और महिलाओं को तलाक के अधिकार नहीं थे। अंबेडकर इन समस्याओं से बेहद व्यथित थे, इसलिए उन्होंने 11 अप्रैल 1947 को संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसमें संपत्ति, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार संबंधित कानून थे। अंबेडकर ने इस कानून को अब तक का सबसे बड़ा सामाजिक सुधार बताया था, लेकिन इस बिल का जमकर विरोध हुआ। अंबेडकर के बिल के पक्ष में तर्क और नेहरू का ठोस समर्थन भी काम नहीं आया, और 9 अप्रैल 1948 को यह बिल सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। बाद में 1951 में इस बिल को फिर से संसद में पेश किया गया, लेकिन फिर से विरोध हुआ। संसद में जनसंघ और कांग्रेस का हिंदूवादी धड़ा इसका विरोध कर रहा था। विरोध करने वालों के दो तर्क थे। पहला, संसद के सदस्य जनता के चुने हुए नहीं है, इसलिए इतने बड़े विधेयक को पास करने का नैतिक अधिकार नहीं है। दूसरा, इन कानून को सभी पर लागू होना चाहिए, यानी समान नागरिक आचार संहिता। लेकिन अंबेडकर का कहना था कि भारतीय विधानमंडल द्वारा अतीत में पारित या भविष्य में पारित होने वाले किसी भी कानून की तुलना हिंदू कोड बिल के महत्व के संदर्भ में नहीं की जा सकती। समुदायों और लिंग के बीच असमानता हिंदू समाज की आत्मा है, और आज भी उसको देखा जा सकता है। इसे अछूता छोड़कर आर्थिक समस्याओं से संबंधित कानून पारित करना हमारे संविधान का मजाक बनाना और गोबर के ढेर पर महल बनाना है। लेकिन यह बिल अंबेडकर के कानून मंत्री रहते हुए पास नहीं हो सका। आज की बीजेपी अंबेडकर को अपनाने के लिए कांग्रेस को झूठ सच किसी भी तरह के आरोप से हाशिए पर धकेलना चाहती है, लेकिन हकीकत अंबेडकर के सबसे विरोधी आज भी आरएसएस और बीजेपी है, और देश के दलित भी इस तथ्य को जानते हैं। लेकिन
क्योंकि उनमें शिक्षा का प्रसार कम है। जब सवर्ण जातियां शिक्षा का प्रसार होने के बावजूद सरकारों के कुप्रचार और झूठ से प्रभावित हो जाती हैं, तो दलित जिनमें शिक्षा का प्रसार बहुत कम है, वो आखिर इनके झूठ और धुआंधार कुप्रचार से क्यों नहीं प्रभावित हो सकते। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।